शहर में चाय घर, कमेटी रूम, पुस्तकालय और विधानसभा की जो उपयोगिता है, वही देहात में सड़क के किनारे बनी हुई पुलिया की है। यानी लोग वहाँ बैठते हैं और गप लड़ाते हैं। इस समय दिन के लगभग 10 बजे इतवार के दिन रंगनाथ और रुपन बाबू एक पुलिया पर बैठे हुए धूप खा रहे थे और ज़माने की हालत पर गौर कर रहे थे। ज़माने की हालत अर्थात अंधेरे में पाए गए दो मजबूत स्तनों का गर्मागर्म स्पर्श। बात रंगनाथ ने शुरू की थी। उसने चाहा था कि वह उस रात की घटना किसी से न बताए। रुपन से वह सिर्फ सामान्य ज्ञान की बात करना चाहता था और साथ ही वह इतना जानना चाहता था कि मोहल्ले में ऐसी कौन कौन सी लड़कियां हैं जो चोली बनाने वाले किसी कंपनी के कैलेंडर में मॉडल की हैसियत से इस्तेमाल हो सकती हैं। उसने जब रुपन से बात शुरू की तो ऐसा जान पड़ा था जैसे वह उस कंपनी का प्रचार अधिकारी हो या लड़कियों या उनके स्तनों में उसकी दिलचस्पी बिल्कुल कारोबारी तौर की हो। रुपन बाबू ने जब उससे इस विषय पर ज़रा गहराई से बात करनी चाहिए तो गहराई की बहस आ जाने पर प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी की तरह वह इधर उधर कतराने लगा। उसने बात को मोड़कर लड़कियों की तंदुरुस्ती पर उतारा और द ग्रेट इंडियन ब्रा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रचार अधिकारी के पद से इस्तीफा देकर अखिल भारतीय नागरिक स्वास्थ्य संघ के महामंत्री का ओहदा संभाल लिया। पर रुपन बाबू के सवालों ने उसे उस कुर्सी पर भी नहीं टिकने दिया और थोड़ी देर तक अंधेरे, जाड़े, भूत प्रेत आदि का जिक्र करते रहने के बाद रंगनाथ को महसूस हुआ कि धीरे धीरे न चाहते हुए भी उस रात की घटना का पूरा विवरण वह रुपन बाबू को सुना चुका है। रुपन बाबू बड़े ध्यान से सुनते रहे और रंगनाथ की बात खत्म होते होते उन्हें लगा कि भट्टी में बैठे हैं। उन्हें अपने भीतर एक अजीब सी गर्मी और तनाव महसूस हुआ, जैसा कि लड़कियों की बात चलने पर उनके साथ हमेशा हो जाता था। उन्हें यकीन हो गया कि छत पर आने वाली लड़की बेला थी और जिसको वह आत्मसमर्पण करना चाहती थी वह स्वयं रुपन बाबू थे। मेरा प्रेम पत्र अब रंग ला रहा है और वह कसमसा रही है, उन्होंने अभिमान पूर्वक सोचा और उसके साथ खुद ही कसमसाने लगे। उस रात छत पर मैं खुद क्यों नहीं सोया, इस अफसोस ने रुपन बाबू के गले में एक सिनेमा का गाना लाकर लटका दिया। पर इस वक्त उन्हें रंगनाथ के आगे एक समझदार आदमी की तरह का रूप प्रकट करना था, इसलिए ऊपर से वे एक समझदार आदमी की तरह बैठे रहे। उन्हें चुप देखकर रंगनाथ ने अपनी बात दोहराई। उसके आने और जाने का मुझे पता ही नहीं चला। मुझे सिर्फ इतना याद है कि वह मेरी छाती पर झुकी बैठी थी। और रुपन बाबू बड़प्पन के साथ बोले, हो जाता है, कभी कभी ऐसा धोखा भी हो जाता है। पता नहीं कौन था, कोई आया भी था या नहीं, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। देहाती होशों का मामला, भूत प्रेत की सोचने लगेंगे। किस किस को समझाओगे रंगनाथ दादा, जबान बंद रखो, हो सकता है सपना देखा हो, सचमुच भी हो सकता है। रंगनाथ के इस व्याख्यान में एतराज़ की दो बातें मालूम थी। एक तो यह कि रुपन बाबू उसके अनुभव को सपने की बात कहकर टाल देना चाहते थे और दूसरा यह कि बार बार वे उस लड़की के लिए पुल्लिंग का प्रयोग कर रहे थे। उसने कहा उसमें धोखा हो ही नहीं सकता। मैं जाग रहा था, वह आकर मेरी चारपाई पर बैठी थी, मेरे ऊपर झुकी थी। ठीक है, अपने हाथ से कुछ काल्पनिक मच्छरों को उड़ाते हुए रुपन बाबू बोले, मान लिया सचमुच ही कोई आया था, पर इस बारे में कहीं कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। कोई आया था। रंगनाथ ने आंख मूंद कर एक बार कोणार्क की सुर सुंदरियों का सरसरी तौर पर मुआयना किया और 20 बार मन में दोहराया, आया था नहीं, आई थी। रुपन बाबू, तुम कभी आया था कि आगे भी सोच पाओगे या नहीं। उसके दूसरे दिन बादाम खत्म हो गया था और उसे खरीदने के लिए रंगनाथ को शिवपालगंज का चक्कर लगाना पड़ा। पंसारियों की 2-4 दुकानें थी, वहाँ उसे आगे लिखी बातें मालूम हुई। बादाम अब कौन बेचे, खाने वाले कहाँ रह गए। बादाम को हजम करना कोई मामूली बात है, उसे पचाने के चक्कर में बड़े बड़े पहलवानों की हवा बंद हो जाती है। फिर बादाम खरीदेगा कौन। गेहूँ चना बादाम के मोल बिक रहा है, वही मिल जाए बड़ी बात है। बद्री पहलवान पहले बादाम खाते थे, तब हम लोग भी उसे दुकान में रखते थे। अब वे भी दूध घी के ऊपर चल रहे हैं और उनके छोटे भाई रुपन हैं, वे चियाँ जैसा मुंह लिए चाय बिस्कुट के सहारे जी रहे हैं।
अब यहाँ बादाम वादाम नहीं मिलता। सच पूछो तो बादाम का भी अब नाम ही नाम है। बढ़िया कागजी बादाम अब आता कहाँ है। आता है तो शहर का शहर में ही रह जाता है, बाजार में घुसने ही नहीं पाता। नए नए सेठ साहूकार बढ़ रहे हैं, वे पहले ही खरीद कर लड्डू बनवा डालते हैं, मनमाना खाते हैं और खाकर हक देते हैं। बादाम कोई ऐसी अच्छी चीज़ थोड़ी ही है, पेट को ईंट जैसा बना देता है। उसे बिना मुनक्के के खाना ही नहीं चाहिए। मुनक्का अच्छी चीज़ है, कमज़ोर कोठे के लिए दस्तावर है, पर तंदुरुस्त आदमी का पेट हल्का रखता है। मुनक्का लोगे? देखो ये है असली मुनक्का। शिवपालगंज है इसलिए मिल जाएगा। शहर होता तो दिन भर चक्कर काटते, यह चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी। बकरी की लेंडी जैसा मुनक्का देखते देखते रंगनाथ इसी नतीजे पर पहुँच गया कि गांव में खरीदने के लिए आदर्श पदार्थ सिर्फ वही है जो श्री मैथिली शरण गुप्त ने आज से लगभग 50 साल पहले लटके हुए देखे थे। काशीफल कूष्मांड कहीं हैं, कहीं लौकियाँ लटक रही हैं। सुना था कि शिवपालगंज से 2 मील दूर एक दूसरे गांव में पंसारियों की कुछ दुकानें हैं जहां अच्छा बादाम मिल जाने की संभावना है। रंगनाथ वहीं के लिए चल दिया। रास्ता काफ़ी दूर तक पगडंडी वाला था, पर उस पर जगह जगह बबूल की कांटेदार टहनियाँ रखी थी। खाइयाँ और नालियाँ खुद गई थीं और कहीं कहीं ऊंची मेढ़ें बांध दी गई थी। किसानों की यह भावना कदम कदम पर स्पष्ट हो रही थी कि वे नहीं चाहते कि कोई चिड़िया भी उस रास्ते से निकले। पर आदमी जो आज मंगल ग्रह और चंद्रमा तक राह बनाने के लिए तैयार है, इन विघ्न बाधाओं को कुचलकर कहीं खेतों के बीच से और कहीं नालियों के अंदर से रास्ता निकाल चुका था। एक भला मानुस उधर ही जा रहा था। रंगनाथ उसके पीछे हो लिया। उस आदमी ने उससे पूछा कि तुम किसके लड़के हो? उसने कहा कि वैद्य जी का भांजा हूँ। उस आदमी ने इज्जत के साथ कहा कि मैंने आपका नाम सुना था, आज दर्शन हो गए। सुना है आप बहुत पढ़े लिखे हैं, BA MA हैं। रंगनाथ ने जवाब में कहा कि यह रास्ता बहुत गड़बड़ है, पता नहीं लोगों ने बबूल की ये डालें क्यों काट रखी हैं। उसने जवाब दिया कि अब कोई किसी को टोकने वाला तो है नहीं, जो चाहता है रास्ते में मेड़ बांध देता है, बबूल काट देता है। रंगनाथ ने कहा क्यों? गांव पंचायत तो है। उसने कहा कि हाँ पंचायत तो है, पर वह सिर्फ जुर्माना करती है। ज़मींदार था तो जूता लगाता था। उसने समझाया कि हिंदुस्तान साला भेड़िया धंसान मुल्क है, बिना जूते के काम नहीं चलता। ज़मींदारी टूट गई है, जूता चलना बंद हो गया है, तो देखो सरकार को खुद जूतम पैजार करना पड़ता है। रोज़ कहीं न कहीं लाठी या गोली चलवानी पड़ती है। कोई करे भी तो क्या करे, ये लात के देवता हैं, बातों से नहीं मानते। सरकार को भी अब ज़मींदारी तोड़ने पर मालूम हो गया है कि यहाँ असली चीज़ कोई है तो जूता। रंगनाथ ने कहा कि यह भी कोई बात हुई, जूते के सहारे लोगों को कब तक तमीज़ सिखाई जाएगी। उस आदमी ने कहा कि जूता तो चलते ही रहना चाहिए, जब तक बदमाश की खोपड़ी पर एक भी बाल रहे जूते का चलना बंद नहीं होना चाहिए। आदमी का मूड खराब था, इसलिए रंगनाथ चुप हो गया। थोड़ी देर चलते रहने के बाद वह आदमी अचानक बोला, BA का ओहदा बड़ा होता है ये वकालत का। रंगनाथ ने कहा क्या बड़ा क्या छोटा, सब एक है। सो तो मैं भी जानता हूँ, पर टीचर देश में बड़े छोटे तो एक ही हो गए हैं, पर असलियत में बड़ी कौन चीज़ है, वकालत की BA? रंगनाथ ने टालने के लिए कहा वकालत तो समझ लो कि मेरा लड़का वकील है। रंगनाथ ने पूछा कहाँ रहता है? वकील के बाप ने अहंकार से कहा वकील कहाँ रहते हैं, वह यहाँ गांव में थोड़ी ही हैं, शहर में बस गया है, 3 साल से वकालत कर रहा है, तब तो बड़े वकीलों में गिना जाता होगा। बड़ा नहीं बहुत बड़ा, तुम्हारे गांव का जोग नथवा है ना, उसकी तरफ से खड़ा हुआ है। वैद्य जी यहाँ हाथ पाँव पटक कर रह गए। दारोगा ने ज़मानत नहीं ली, वहाँ उसने इजलास में खड़े खड़े ज़मानत करा ली। उसका हाथ भी रईसों का है, वकालतनामा मैंने ही भराया था। उसने 5 रुपए मेरे हाथ में भी ठूस दिए। रंगनाथ ने वकील के बाप का हौसला बढ़ाना चाहा, इसका मतलब यह है कि कमाता अच्छा है। वह आदमी चौकन्ना हो गया। उसने मुड़कर रंगनाथ का चेहरा देखा और आवाज़ को मरील बनाकर कहने लगा, अच्छा क्या? हाँ यह कहो कि अब चाहे अच्छा ही कह लो, बस ऐसा ही वैसा है भैया। कमाई तो अब तुम्हारे मामा की है, कैसी बैठक चमकाई है। इमली का चिया भी पुड़िया में बंद करके किसी को दे दे तो 1 रुपए का हो जाएगा।
वक्त की बात है, अपनी ईर्ष्या छिपाने की उसने कोई कोशिश नहीं की। शुद्ध देहाती ढंग से वह वैद्य जी पर कोड़े बरसाने लगा। देखते देखते इतने बड़े नेता हो गए। पहले सीधे साधे थे, अब जितना जमीन के ऊपर है उतना ही नीचे घुसे हुए हैं। पेशाब में चिराग जल रहा है। अंत में उसने कहा, पर दारोगा ने जोगनथवा के मामले में उन्हें घास नहीं डाली। बंदर की तरह कटघरे में बैठाल कर जोगनथवा को जेल भेज दिया। उसने पुरानी बात दोहराई, मेरे लड़के ने जमानत न कराई होती तो जेलर के बच्चों को गोद में खिला रहा होता। पेशी कब है? जोगनाथ के मुकदमे की। अनारी मजरेट का इल्जास का मुकदमा, उसमें जब चाहो तभी पेशी लग जाएगी। मेरा लड़का आजकल घर आया है, 2-4 दिन बाद शहर वापस जाएगा, तब किसी दिन पेशी डलवा लेगा। वे लोग जहाँ से निकल रहे थे वहाँ ज़मीन नीची थी और चारों ओर झाड़ झंखाड़ थे। कांसों का जंगल सा फैला हुआ था। कांस सूख कर कड़े हो गए थे और पगडंडी पर चलने वालों के जिस्म से टकराते थे। कांसों की फुनगियाँ एक जगह पगडंडी के आर पार झूल रही हैं। उन्हें हटाकर निकल जाने के बजाय रंगनाथ ने उन्हें पकड़ लिया और एक मोटी सी गांठ लगा दी। रास्ता कुछ हद तक साफ हो गया। कुछ आगे कांस के एक दूसरे झाड़ में भी उसने इसी तरह की गांठ लगा दी। वकील का बाप खड़ा होकर रंगनाथ की इस हरकत को देखता रहा। जब कांस की फुनगी पर एक बड़ी सी गांठ लग गई तो उसने पूछा, यह क्या है? क्या? यह गांठ जो लगा दी है वह गांठ? वह बताने जा रहा था कि यह रास्ते पर कांस को फैलने से रोक देगी, पर वकील के बाप का चेहरा देखकर वह रुक गया। उससे लगता था कि वह किसी भारी रहस्य का पता जानना चाहता है। रंगनाथ ने मन में सोचा, ऐसा चाहते हो तो वही सही। उसने कहा, किसी से कहना नहीं। मामा ने बताया कि रास्ते में कांस का एक जंगल है, वहाँ फुनगी में गांठ लगा देना, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। वकील के बाप ने संशयपूर्वक कहा, पहले कभी नहीं सुना था। मैंने भी नहीं सुना था, लापरवाही से कहकर वह आगे बढ़ा। वकील का बाप अब उसके पीछे हो लिया था और वकालत के बारे में फिर से बातें करने लगा था। MA BA में कुछ नहीं रखा है। पहले हमारे यहाँ एक कविता कही जाती थी कि क्या है, देखो याद नहीं आ रही है। हाँ, आखिर में है कि पास में मिडिल मुलुक घास छिली आवे ना। अब उसी को बदलकर कहा जा सकता है कि BA भय पास मुलुक घास छिली आवे ना। आजकल MA BA टका शेर बिकते हैं। तुमको तो वकालत पास करना था, वकील बनकर ठाठ से कचहरी में तख्त डालकर बैठते। जिसका मामा गंजहा हो, ऊपर से वैद्य और फिर नेता, उसे मुकदमे की क्या कमी? रोज 10-20 मुकदमे तो तुम्हारे मामा के ही लगे रहते होंगे। रंगनाथ ने इस सलाह के बारे में कोई राय नहीं जाहिर की। बस यह चलते चलते रुककर उसने कांसों की झाड़ में तीसरी गांठ लगा दी और कहा, जय हनुमान की। वकील का बाप इस बार खड़ा हो गया था। रंगनाथ के मुंह से हनुमान का नाम निकलते ही उसके हाथ भी कांस के एक झाड़ पर पहुंच गए और एक गांठ लगाने में व्यस्त हो गए। रंगनाथ को उसने समझाया। सोचा, मैं भी एक गांठ लगा दूं, कुछ टेंट से थोड़े ही जाता है। रंगनाथ ने गंभीरतापूर्वक जवाब दिया, जय हनुमान जी की। वकील के बाप ने तत्काल गांठ को प्रणाम करके दोहराया, जय हनुमान जी की। एक काली कलूटी औरत सिर पर एक गंदी सी पोटली रखे हुए उनके पीछे पीछे आ रही थी। पहले वह काफ़ी दूर थी, पर गांठ लगाने के लिए जब वे रुके तो वह उनके पास पहुंच गई। वह लगभग 45 साल की थी, पर चेहरे से बुढ़ी लगती थी। वैसे चेहरे के नीचे निगाह डालने पर मैदान काफ़ी भरा पूरा नज़र आता था। उसके सलोके के 2 बटन खुले थे, पर उसके मुंह के ऊपर मीराबाई की सी तन्मयता थी और निश्चय ही उसे यह एहसास नहीं था कि उसके 2 बटन खुले हुए हैं। यह बटन खुल जाने से उसका कोई नफ़ा नुकसान भी है। रंगनाथ ने पहली निगाह में ही यह प्राकृतिक दृश्य देख लिया और उनके बाद वह वकील के बाप को देखने लगा। पर वकील के बाप ने यह नहीं देखा कि वह उसे देख रहा है, क्योंकि वह खुद उसी प्राकृतिक दृश्य को देखने में तल्लीन हो गया था जिसे रंगनाथ पहले देखकर छोड़ चुका था। औरत ने बकरी की तरह मिमियाते हुए पूछा, क्या कर रहे हो भैया? रंगनाथ को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वकील का बाप पहले ही बोल पड़ा, दिखाई नहीं देता, हनुमान जी की गांठ लगा रहे हैं। औरत ने गठरी सिर से उतार कर नीचे रख दी और कहा, हम जनाना है, हमारे लिए कोई मनाही तो नहीं है।
भगवान के दरबार में तो सब एक है, क्या मर्दाना क्या जनाना, वकील के बाप ने आत्मविश्वास से कहा, जैसे इस वक्त वह सीधे भगवान का दरबार देखकर लौट रहा हो। औरत ने अपने दोनों हाथ कांस के एक झाड़ में कोस दिए और श्रद्धापूर्वक बोली, जय बजरंग बली की। बादाम तो नहीं मिला, पर नाई की एक दुकान पर बैठा हुआ सनीचर मिल गया। चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में प्राकृतिक चिकित्सा वाले क्लिनिक की जो हैसियत होती है, नाइयों के जगत में वह हैसियत इस दुकान की थी। यानी दुकान कहीं नहीं थी और सब जगह थी। गर्द भरी कच्ची सड़क के किनारे नीम का एक पेड़ था, उसी के नीचे नई बोरा बिछाकर बैठा था। उसके आगे एक ईंट गड़ी हुई थी। ईंट के ऊपर सनीचर न बैठा था न खड़ा था, सिर्फ था। नाई उसके पीछे बालों पर मशीन चला रहा था। सिर के किनारे का झाड़ झंगाड़ कट चुका था। सिर के असली हिस्से पर बड़े बड़े बाल इस तरकीब से छोड़ दिए गए थे कि दूर से गोल टोपी की तरह दिखे। संक्षेप में सनीचर अंग्रेजी ढंग के बाल कटा रहा था। उसने रंगनाथ की आवाज़ सुनी और नाई के जोरदार हाथ और मशीन के दबाव के बावजूद सिर को मोड़ा। कनखियों से देखते हुए बोला, शिवपालगंज के सब नाई एक जगह गर्मी में चले गए हैं। सोचा कि चलकर एक बार यही बाल कटवा लिए जाएं। बात कुछ रोब से कही गई थी, जैसे सनीचर हर चौथे दिन बाल कटवाता ही रहता हो। पर सच बात तो यह थी, और इसे रंगनाथ भी जान गया था, कि बालों के मामले में सनीचर का रवैया बिल्कुल अपने ढंग का था। यानी साल भर तक न तो वह खुद उन्हें छूता न किसी को छूने देता, और फिर अचानक किसी दिन वह उन पर एक किनारे से उस तरह चलवाने के लिए बैठ जाता। रंगनाथ समझ नहीं पाया कि इस हजामत के पीछे कौन सी विचारधारा काम कर रही है। वह चुपचाप खड़ा रहा। नाई ने रंगनाथ को रुका देखकर बाल काटने बंद कर दिए और सनीचर की खोपड़ी को 2 उंगलियों से ठेल कर कहा, उठो, अब हो गया। सुनते ही वह ईंट के ऊपर एक पांव टेक कर खड़ा हो गया। जेब से एक दुवन्ने निकाल कर उसने नाई को दी, और जब नाई ने उसे बिना देखे ही खोटी बताकर वापस लौटा दिया, तो बिना किसी प्रतिवाद के उसने एक दूसरी दुवन्नी उसके हाथ में टिका दी और रंगनाथ की ओर आंख मारकर इशारे से बताया कि उसने पहले नाई के साथ मजाक किया था। इसके बाद जैसे कोई सिपहसलार लड़ाई के मैदान में फतह पाकर जिस्म पर दुश्मनों का खून लसेटे हुए अकड़ के साथ वापस लौट रहा हो, अपने बदन पर बालों के लच्छे बिखराए हुए वह रंगनाथ के पास आकर खड़ा हो गया। रंगनाथ उससे 2 हाथ दूर हट गया। सनीचर ने उससे वहां तक आने का कारण पूछा और रंगनाथ ने उसे अपने बादाम संबंधी अनुभव बताए। सनीचर ने कहा, शिवपालगंज के बनिया बक्काल सब मनमाने हो गए हैं, 2 छटांग बादाम तक नहीं रख सकते। फिर जिस तरह दिल्ली से हिंदुस्तान की गिरी हुई खाद्य स्थिति के बारे में बार बार आश्वासन मिलता है, उसने बड़प्पन के साथ कहा, पर कोई बात नहीं, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। रंगनाथ को सनीचर की बातचीत में एक नए आत्मविश्वास की झलक दिख पड़ी, जो पिछड़े हुए देशों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। उसने सोचा, ऐसे आदमी को प्लानिंग कमीशन में होना चाहिए। तब तक सनीचर की बातचीत 2-4 मिनट आगे पहुंच गई थी। वह कह रहा था, बाबू रंगनाथ, शिवपालगंज अब ठीक होकर रहेगा। इस तरह की मनमानी थोड़ी ही चलेगी। रंगनाथ को लगा कि बात अभी शिवपालगंज की दुकानों पर बादाम के अभाव को ही लेकर हो रही है, और शायद सनीचर उसे कुछ ज़्यादा खींच रहा है। पर अब उसने आगे की बात सुनी तो उसे यकीन हो गया कि इन बातों का बादाम से संबंध नहीं है। वे सिर्फ बातें हैं जो हम लोग बिना किसी खास मतलब के एक तरह से यूं ही करते रहते हैं। बाबू रंगनाथ, तुम समझते क्या हो? यह शिवपालगंज क्या कहते हैं, उसे पूरा एटम बम है। जब तक नहीं फूटता तब तक नहीं फूटता, सिलर सिलर करता रहता है। जब भड़ाक से फूटेगा तब जान पड़ेगा कि ठंडा था या गर्म। उसने एक पुरानी बात दोहराई, घोड़े की लात घोड़ा ही सह सकता है। आज सनीचर की हालत अजीब सी हो रही थी। वह बार बार मुट्ठियां भींचता था और मुंह से सिसकारी भरता था। कभी तेज चाल चलने लगता, जैसे अभी अभी वह घोड़े की लात खा चुका हो पर सह न पाया हो, और कभी मुंह के भीतर कोई बात कहते कहते उसे फीन की शक्ल में अपने होठों के कोनों पर फैला लेता। यह सब तो था ही, ऊपर से आज उसने हजामत बनवाई थी। रंगनाथ ने यह सब ध्यान से देखा और सुना, पर समझ नहीं पाया। वे आम के एक भारी पेड़ के नीचे से निकले। एक चील बड़े जोर से बोली। सनीचर ने कहा, यह साली भी बिना मतलब टाएं टाएं कर रही है। उसी सांस में
उसने दूसरी एक बात कही, रामाधीन बेटा इस बार खुद अखाड़े में उतर रहे हैं। इन दिनों बातों का संबंध रंगनाथ की समझ में नहीं आया। उसने पूछा, किस अखाड़े में? सनीचर ने ताज्जुब के साथ उसे देखा और जवाब देने से कतरा गया। फिर देह पर गिरे हुए बालों को हवा में बिखेरता हुआ बोला, होगा, उसका भी इलाज होगा। देखते जाओ, एटम बम फूटने दो। आम का बाग खत्म हो गया। वे अब वहां आ गए थे जहां कांसों का जंगल था। पगडंडी पर रंगनाथ आगे आगे चला ताकि सनीचर के जिस्म पर गिरे हुए बाल उड़कर उसके ऊपर न आए। अचानक वह खड़ा हो गया। कांस के झाड़ों पर उन्हें एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया। रास्ते के किनारे किनारे लगभग 100 गज तक कांसों की फुनगियों पर गांठें बंधी थी। जैसे कठपुतली के खेल में सिपाही लोग पूरे स्टेज पर मुरैठा बांधकर तने खड़े हों। एक आदमी कांसों की फुनगी पर एक नई गांठ लगा रहा था। सनीचर ने सांड की तरह हुंकार कर कहा, अबे ओ खड़ूस, क्या कर रहा है? वह रंगनाथ से कहने लगा, देखा इन गंवारों को, सारा जंगल का जंगल खराब किए डाल रहे हैं। पता नहीं किस साले ने ये गांठें लगा दी हैं। रंगनाथ चौंक कर सनीचर का मुंह देखने लगा। उसके मुंह से आज गालियां कुछ ज़्यादा तेज़ रफ्तार से निकल रही थी। उसने पूछा, इन गांठों से किसी का कोई नुकसान है क्या? है क्यों नहीं, मालूम है यह ज़मीन चिप्पालगंज गांव सभा की है। वह रौब के साथ बोला। समझे बाबू रंगनाथ? कहते कहते उसने गांठ लगाने वाले आदमी को गाली देने के लिए ऊंट की तरह अपनी गर्दन ऊंची की और यह बताते हुए कि वह आदमी नारी शरीर के किस हिस्से से बाहर निकला था, एक सवाल किया, कांस तुम्हारे बाप का है क्या? उस आदमी ने पलटकर जवाब दिया, और नहीं तो क्या तुम्हारे बाप का है? झगड़ा बचाने के लिए रंगनाथ आगे बढ़ आया और बोला, गाली गलौज ना करो भाई। ठंडी आवाज़ में उसने उस आदमी से पूछा, कर क्या रहे हो? जो सारी दुनिया कर रही है हम भी कर रहे हैं। उसने अकड़कर इस तरह कहा जैसे वह दुनिया का सबसे बड़ा मौलिक काम कर रहा हो। सनीचर ने कहा, पर मालूम भी है यह जगह शिवपालगंज गांव सभा में लगती है। गांठ लगा देने से कांस की बाढ़ मारी जाएगी। कुछ पता भी है, चालान हो जाएगा तो भागे भागे फिरोगे, तब यह तुम्हारी दुनिया तुम्हारे काम ना आएगी। चालान कौन साला करेगा? साला नहीं, चालान तुम्हारा बहनोई करेगा। मैं, आँख खोल कर देख लो, तुम्हारी ही आगे खड़ा हूँ। पचहत्था। रंगनाथ की ओर देखते हुए उसने अपनी बात साफ की। हाँ रंगनाथ बाबू, मैं आज ही प्रधान जी के लिए पर्चा दाखिल करने जा रहा हूँ। 15 दिन के भीतर ही देख लेना, रामाधीन की छाती पर चढ़कर आऊँगा और देखूंगा कौन साला मेरे गांव सभा का तिनका तक छू लेता है। आहा, यह बात है। तभी अंग्रेजी बाल कट रहे हैं। पेड़ पर बैठी हुई चील के बोलने पर ऐतराज हो रहा है। एटम बम फटने वाला है। गांव सभा के जंगल के बारे में इतनी हुकूमत बढ़ती जा रही है। सारी बात रंगनाथ की समझ में आ गई। नामजदगी का पर्चा आज ही दाखिल किया जाएगा। अभी अभी इसी वक्त, सनीचर ने जोश से कहा। पर्चा पहले दाखिल करूंगा, नहाऊंगा बाद में। उसने चलताऊ नज़र गांठ बांधने वाले आदमी पर यह देखने के लिए डाली कि उस पर रौब पड़ा है या नहीं, पर नतीजा साफ था। सनीचर के रोब का असर सनीचर तक ही सीमित रह गया था, जैसा हिंदुस्तान का एशिया और अफ्रीका की नेतागिरी करने का दावा। वह आदमी इत्मीनान से कहने लगा, चलो अच्छा है, तुम ही प्रधान हो जाओ, किसी न किसी को तो होना ही है। हिकारत के साथ उसने जोड़ा, गांव पंचायत भी क्या है, सरकारी चोंचला। सनीचर को अपमान का आभास हुआ। बोला, चोंचला तो है, पर 15 दिन बाद देख लेना, शिवपालगंज में कांस का तिनका तक छूने पर क्या होता है। उस आदमी ने लापरवाही से कहा, यही है तो न छूऊंगा। यह गांठ वाली पूजा तो शिवपालगंज से ही निकली थी, वहीं तक रह जाएगी। रंगनाथ ने सामने बंधी हुई दर्जनों गांठों की ओर देखा। पूछा, यह कैसी पूजा है? क्या पता कैसी है। सुनते हैं हनुमान जी ने वहाँ किसी को सपना दिया था, उन्हीं के हुक्म से लोग वहाँ गांठ बांधने लगे हैं। सनीचर ने घबराकर हाथ जोड़ दिए। कहा, तो फिर मौत से गांठ बांधो भाई, धर्म कर्म के मामले में कोई रोक टोक नहीं है। इतना बोलकर उसने जितनी भी रही हो सारी की सारी अकल सोचने में लगा दी और रंगनाथ से कहा, पर बाबू रंगनाथ, हमने तो कहीं सुना नहीं, यह सपना किसको हुआ था? मैं जब आया था यहाँ पर कोई गांठ नहीं थी। रंगनाथ ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझसे तो मामा ने कहा था कि उधर जाना तो एक गांठ कांस की फुनगी पर लगा देना। मैंने लगा दी। यह हनुमान जी की गांठ है, मामा बताते थे। सुनते ही सनीचर के अक्ल पर हनुमान जी चढ़ गए। बिना दुम के बंदर की तरह छलांग लगाकर वह कांस के एक
ऊंचे झाड़ के पास पहुंचा और उसमें गांठ बांधने लगा। उस दौरान उसने कई बार जय बजरंग का नारा लगाया, रामाधीन को कई एक गालियां सुनाई और उपसंहार में कहा, सच्चे का बोलबाला है, दुश्मन का मुंह काला है। रंगनाथ ने जोड़ा, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। सनीचर ने नहीं सुना, सुनता तो ऐतराज करता। हालांकि धार्मिक हिसाब से यह बात बड़ी पक्की है और राम नाम से संबंधित होने के कारण किसी भी मौके पर कही जा सकती है। सनीचर ने गांठ बांधकर एक बार फिर हनुमान जी का नाम लिया और अपने पीछे अंडरवियर पर दोनों हाथ पोंछते हुए वहां पर दुम नहीं है इस कमी पर ध्यान न देकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। रंगनाथ के दिमाग पर शांति और आत्मगौरव की एक छाया धीरे धीरे उतरी। बिना समझे बूझे आज उसने नए संप्रदाय का प्रवर्तन कर दिया था, जिसका दर्शन पुराण कर्मकांड कुल मिलाकर इतना था कि कांस की फुनगी पर एक गांठ लगा दी जाए। उसने अपने आप को बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य आदि की कतार में खड़े हुए पाया और मन ही मन उनसे सवाल किया, उस्ताद, अपने बारे में जानता हूँ, पर तुम अपनी कहो, नया संप्रदाय चलाने की बात तुम्हें कैसे सूझी थी? दोस्तों, राग दरबारी उपन्यास का भाग 22 पूर्ण हुआ। इसी क्रम में और वीडियोस को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे साथ इस सफ़र में आगे बढ़ें। धन्यवाद।